हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने आपको साइंस में जो 7वां लेसन चल रहा है हमारा, उसमें वनस्पति जात और प्राणी जात, पहली वीडियो में आपको बताया था कि वनस्पति जात क्या होता है और प्राणी जात क्या होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। समझ आ गई? जैसे साल, सोगान, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि, ये क्या है? वनस्पति जात। तथा चिकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या है? ये प्राणी जात है। ठीक है बच्चों, अब हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनको देखकर भला किसका मन प्रसन्न होता है। आप भी कभी कभी जैसे जीव जंतुओं को देखने के लिए चिड़ियाघर आदि में जाते हैं नहीं? तो इसी तरह पार्क में जाते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे देखने के लिए, वहाँ जाकर मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो कुछ विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों, जब हम पार्क में जाते हैं तो कुछ बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। उस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। यह यहाँ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, मतलब वहाँ पर ये स्पेशली ये वाली जो गिलहरी है वो वहाँ पर पाई जाती है विशेष तौर पर, इसीलिए वो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। पौधे एवं जंतुओं की यह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है ना? पौधे और जंतु जो विशेष तौर पर उसी स्थान पर पाए जाते हैं, वो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया है। ठीक है? भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी उस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। देखो बच्चों, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे हर स्थान पर नहीं होते। ठीक है ना? जैसे सेब है, वो आपका कहाँ होता है? ठंडे स्थान पर। आम कहाँ होता है? लखनऊ में, इधर यूपी में अधिक होता है नहीं? बाजरा कहाँ होता है? हरियाणा में होता है ज़्यादा। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग ही फसल होती है, और जो है जीव जंतु भी वहीं जो उनके वातावरण के अनुसार होते हैं, उनका शरीर जिस वातावरण को झेल पाता है उसी के अकॉर्डिंग उनका वहाँ पर निवास स्थान होता है। इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। हाँ, तो बच्चों, अगर हम इन जंतुओं का आवास को नष्ट करेंगे या उस पर कोई प्रभाव डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रजाति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे पेड़ पौधे वहाँ के काट दिया हमने, जीव जंतुओं को मार दिया, तो इससे क्या होता है, या वहाँ जिस स्थान पर वो रह रहे हैं उस स्थान को ही नष्ट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि वो जीव जंतु, वो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और उनका जो एक अस्तित्व है संसार में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और
ये जो है हानिकारक हो सकता है। फिर है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आरक्षित वनों पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। मतलब जहाँ पर जो प्राणी हैं वो सुरक्षित रहते हैं, जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, उनकी हर तरह से सुरक्षा की जाती है, ऐसे प्राणी, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना, उसका पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। जैसे आजकल जंगलों में अगर हम शेर को, मोर को या किसी जीव जंतु को मारते हैं, हिरन को, तो वो एक दंडनीय अपराध है। समझ आ गए बेटा? कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा आदि ये हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियाँ के डेल्टा भी की झाड़ी भूमि तथा ये जो है हमारे क्या है? महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु। संकटापन्न यानी जिनकी जो आज स्थिति है वो संकट में है। समझ आ गई? यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, कि वो चोरी छुपे आते हैं और उन वनों को काट कर ले जाते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित नहीं रह पाते। बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। हमें जो है प्राणियों का, जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। फिर है बच्चों राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान का नाम था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जब बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक थे, माधव जी ने बताया कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित स्थान है। सर्वोत्तम किस्म की टीक इसमें मिलती है, यानी जो सोबान होते हैं सर्वोत्तम किस्म के, वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह उन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव जीवन यापन के बारे में पता चलता है। आदि मानव का जो जीवन है उसके बारे में हमें वहीं से पता चलता है कि वो कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह से जंगलों से अपनी लकड़ियाँ लाते हैं और उनसे जो है अपना भोजन आदि बनाते हैं। अपने घरों में जो टेंट से लगाते हैं ना, वो झोपड़ियाँ बनाते हैं, तो वो भी वहाँ पर इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पौधे कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान में की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। मतलब जो वहाँ पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उन पर जो है
जो मानव का जीवन है वो चित्रित किया गया है, जैसे नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, ये जो है ऊपर चित्र जो है अंकित किए गए हैं मानव के द्वारा, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ मानव रहते थे। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके माध्यम से क्या करना है कि बाघों की रक्षा करना, सही ना, बाघों की जो प्रजाति है उन्हें जीवित रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों पुराने समय में जो राजा महाराजा थे या बड़े लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, बाघ का शिकार करते थे और उससे उनकी जो है महत्ता दर्शाई जाती थी, दरअसती थी। तो इसीलिए वहाँ पर जो है बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। अब बाघों की प्रजाति को बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको जो है मारने पर रोक लगा दी गई है, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटापन जंतु, यानी जिनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, उन्हें हम संकटापन प्रजाति कहते हैं। डायनासोर के विषय में तो सभी बच्चे जानते हैं कि यह लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए गए हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है, क्योंकि बड़े जंतु की रक्षा हो जाती है, वो अपनी भी रक्षा कर लेते हैं। कुछ लोग उनसे डर कर भी भागते हैं, जैसे शेर है, चीता है, इनसे व्यक्ति भी डरता है। लेकिन जो छोटे प्रजाति हैं, छोटे जंतु हैं, उनको शिकार बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव के लिए अत्यधिक खतरनाक नहीं होते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि ये आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनका योगदान का अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल, आहार श्रृंखला के भाग हैं। ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं बेटा, ये जो हैं, जो वायुमंडल में जो पृथ्वी पर अशुद्धियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाकर वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। फिर है रेड डाटा पुस्तक। अब रेड डाटा पुस्तक क्या है? ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। ये बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर बनता है। फिर है प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा सुरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं।
जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवास पक्षी कहलाते हैं। तो बच्चों, जो कुछ पक्षी सुदूर क्षेत्रों से उड़कर जब वहाँ बहुत अधिक ठंड हो जाती है तो वो हमारे देश में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा है, गर्म देश है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आकर वो जो है अंडे देते हैं और कुछ समय पश्चात वो यहाँ से अपने बच्चों सहित उड़कर वापस अपने देश चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पता होता है कि अब वहाँ का जो वातावरण है वो हमारे रहने के अनुकूल हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अब है कागज का पुनर्चक्रण। बच्चों, कागज़ तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सब पढ़ते हैं, कागज़ पे लिखते हैं। तो कागज़ का महत्व हमारे जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए कभी भी कागज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे करते हैं ना, जैसे फाड़ा, कागज़ पे एक अक्षर लिखा, फाड़ा, उसे फेंक दिया, है नहीं, कॉपियाँ ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। तो हमें कागज़ को नहीं फाड़ना चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सारे पेड़ों से को काटने से कागज़ बनता है। ठीक है, तो अगर हम कागज़ को वेस्ट करते हैं मतलब पेड़ों को वेस्ट करते हैं। पुनर्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वे बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। यानी 1 टन कागज़ अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए 17 बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है। अतः हमें कागज़ों की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो बच्चों, हम जैसे कागज़ को फाड़ के फेंक देते हैं ना, इधर उधर, ऐसे ना फेंक के, अगर कोई कॉपियाँ हमारी भर जाती है तो उसे उठा कर रखें और उसे हम कबाड़ी को दे सकते हैं, ताकि उस कागज़ का पुनः चक्रण हो सके, वो कागज़ दोबारा से बनकर हमारे पास फिर से यूज़ करने के लिए आ जाए, क्योंकि एक कागज़ को 5 से 7 बार हम दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। यानी अगर 1 कागज़ बचाएं तो अनेक वृक्ष बच सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, के कागज़ों को बचा कर रखना चाहिए। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं मृदा ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कागज़ बनाते हैं तो जल का भी प्रयोग होता है और ऊर्जा का भी प्रयोग होता है। इसके साथ ही कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी, क्योंकि कागज़ बनाते हैं तो कुछ रासायनिक का भी प्रयोग किया जाता है। जब वो कम बनेंगे तो उनका प्रयोग भी कम होगा। पुनर्रोपण, वनरोपण। वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। पूर्ण वनरोपण के काटे गए वृक्षों को कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। जो वृक्ष हमने काटे हैं और उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इसे ही कहते हैं पुनः वन रोपण। रोपण वाले वृक्ष, रोपण मतलब बेटा होता है उगाना, सामान्यतः उसी स्पीसीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए, अबाधित मतलब बेटा उसमें कोई बाधा ना की जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ से पेड़ काट दिए तो वहाँ पर अपना मकान बना कर रहने लगे।
तुम उसे मतलब उसे बिना बाधा के उसे उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसे ऐसे ही छोड़ दो, तो प्राकृतिक रूप से भी वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो स्वतः पुनर्स्थापित हो जाते हैं पेड़ पौधे। प्राकृतिक पुनर्रोपण से में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम, यानी भारत वन है जो, और संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त। तो बच्चों, ये जो था, ये कुछ बच्चे जंगलों में घूमने के लिए गए थे, उसके विषय में उन्होंने वहाँ पर जो देखा, जो वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में इसे बताया। तो कुल मिला के बच्चों, मुख्य बात ये है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए और कागज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।